नमस्ते दोस्तों। सामान्य अध्ययन जीव विज्ञान के नए वीडियो लेक्चर श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है। सामान्य अध्ययन के जो क्वेश्चन एसएससी, रेलवे एग्ज़ाम सब में आपके पूछे जाते हैं जीव विज्ञान के विषय से, जिसमें ये आपका जो क्वेश्चन है वह नॉर्मल एसएससी या रेलवे के पैटर्न के बेस का नहीं है। ये आपका यूपी पीसीएससी पैटर्न, एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर में जो एग्ज़ाम पूछे जाते हैं के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये उस पैटर्न के क्वेश्चन हैं जो आपका एलटी ग्रेड या जीआईसी लेक्चरर विषय जीव विज्ञान के क्वेश्चन जो होते हैं वह पक्का इसी लेक्चर से आपका क्वेश्चन फंसेंगे। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। लाइक करने के बाद इसको शेयर भी कर लीजिएगा ताकि बाकी लोग इस क्वेश्चन को देख सकें। चलिए देखिए, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का जो टॉपिक है आज का वह आपका मानव शरीर क्रिया विज्ञान या ह्यूमन फिजियोलॉजी से लिया गया है। इसके पहले वाले दो वीडियो में हम 49 क्वेश्चन करा दिए थे। आज तीसरा वीडियो है जिसमें आप 50 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज हम लोग 50वां क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो आपका आज का हमारा टॉपिक है। तो 50वां का पहला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव मस्तिष्क, जो हमारा मस्तिष्क है, उसके बारे में आज विचार करते हैं। पहला है, मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी होते हैं। यह शरीर के संतुलन के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। तो हमारा जो मस्तिष्क है यह हमारे हृदय गति को नियंत्रित करता है और नियंत्रित करने के लिए मस्तिष्क का एक भाग होता है जिसे कहते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा। यह हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी होता है और शरीर के संतुलन के लिए भी हमारा मस्तिष्क क्या होता है, उत्तरदायी होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए भी सही है और दूसरा भी सही है। ए और दो दोनों सही है। देखिए, हृदय गति का नियंत्रण मस्तिष्क तना विशेषकर मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा किया जाता है। शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए जो मस्तिष्क में एक भाग होता है सेरिबेलम, यह इसको लघु मस्तिष्क भी कहते हैं। ये आपका हृदय हमारे मस्तिष्क शरीर के संतुलन बनाए के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसका ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पादपों में प्रकाश संश्लेषण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वह आपके क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल जो होता है उसकी उपस्थिति से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। और यह प्रक्रिया जो आपकी होती है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल से ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो आपका जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसमें वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ से पानी आपका लेते हैं क्लोरोफिल की उपस्थिति में और
सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में यह प्रक्रिया होती है, जिसे बनता क्या है, ग्लूकोज बनता है और आपका ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण के क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होती है। ऑप्शन ए सही है। और इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से क्या बनता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो ए और बी ऑप्शन दोनों सही है। एक तथा दो दोनों सही है। पादप कोशिकाओं के क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है और सौर ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल से ग्लूकोज का निर्माण होता है और उप उत्पादन के रूप में ऑक्सीजन गैस निकलती है, जो सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन गैस हम लोग ग्रहण करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मानव रक्त के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव रक्त के बारे में विचार करना है कि लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होते हैं। तो लाल रक्त कणिकाएं जो हमारे शरीर में आरबीसी पाई जाती है, उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन में एक आपके तत्व पाए जाते हैं जिनका नाम आयरन Fe होता है। और हीमोग्लोबिन का जो मुख्य कार्य है वह ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। और श्वेत रक्त कणिकाएं जो WBC हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होती हैं। WBC आपका क्या होता है, यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का कार्य करती है। तो ए ऑप्शन आपका लाल रुधिर कणिकाओं आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ये सही है। दूसरा है श्वेत रक्त कणिकाएं WBC जो आपका होता है वह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है, ये भी आपका सही है। 1 और 2 दोनों सही है। सी ऑप्शन आपका सही है। लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नाम का वर्णक पाया जाता है और इसमें जो तत्व पाए जाते हैं वो आपका क्या होता है, आयरन होता है। लौह युक्त, देखिए लौह युक्त प्रोटीन पाया जाता है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। और श्वेत रक्त कणिकाएं शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का मुख्य भाग है। बैक्टीरिया और वायरस जैसे रोग जनकों से बचाव करती है हमारे शरीर में जो WBC या श्वेत रक्त कणिकाएं पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मानव पाचन तंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आमाशय में प्रोटीन का आंशिक पाचन होता है और दूसरा है छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का पूर्ण पाचन और अवशोषण होता है। तो आमाशय में देखिए पहले जब हम भोजन को करते हैं तो भोजन जब हम मुंह में लेते हैं और मुंह में सालिवा और एमाइलेज नाम का प्रोटीन पाया जाता है जो हमारे भोजन के दौरान कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह में स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद वह भोजन आपका बोलस के रूप में पचा हुआ आइसोफेगस से हमारे आमाशय में पहुंचता है और आमाशय में आंशिक रूप से प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन होने के बाद भोजन आपका काइम, बोलस से काइम में परिवर्तित हो जाता है और फिर काइम आपका छोटी आंत में पहुंचता है। तो जो आपका आंशिक रूप से पाचन होता है वह आमाशय से स्टार्ट हो जाता है, ये आपका सही है। छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का पूर्ण पाचन व अवशोषण होता है। छोटी आंत में आपका विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। LAT मीन्स लाइपेज, L से आपका लाइपेज एंजाइम जो वसा का पाचन करता है। A आपका एमाइलेज एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और T आपका ट्रिप्सिन एंजाइम
जो प्रोटीन का पाचन करता है, तो हमारे छोटी आंत में 3 प्रकार की एंजाइम पाई जाती है, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। तो इसीलिए छोटी आंत में को क्या कहते हैं, भोजन का पूर्ण पाचन कहते हैं, क्योंकि लाइपेज वसा का पाचन करके वसी अम्ल में बदलता है। एमाइलेज आपका वह ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है, और ट्रिप्सिन आपका जो पाचन होता है वह अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। छोटी आंत को पूर्ण पाचक एंजाइम कहते हैं। इसमें एक अंगुली के जैसी संरचना पाई जाती है छोटी आंत में, दोनों साइड में, जिसे क्या कहते हैं, जिसे आपका विलाई कहते हैं। और यह क्या करता है, भोजन के पचे हुए भोजन को क्या करता है, अवशोषण करता है या एसिमिलेशन करता है। तो आपका यह भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी आपका 1 और 2 दोनों सही है। देखिए, आमाशय में पेप्सिन एंजाइम की सहायता से प्रोटीन का आंशिक पाचन हो जाता है। छोटी आंत में ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज आदि एंजाइमों द्वारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन होता है, तथा विली द्वारा पोषक तत्वों का अवशोषण या एसिमिलेशन होता है। तो आपका यह ए और बी, 1 और 2 दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोशिका के अंगक सेल ऑर्गेनेल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह या पावर हाउस कहते हैं। दूसरा है, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह या पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में जो श्वसन क्रिया के माध्यम से एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ये आपका सही है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, और जो विभिन्न प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम के द्वारा होता है, पूरे शरीर में प्रोटीन को भेजा जाता है। इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी या प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। यह आपका ए और बी दोनों सही है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। ए और बी दोनों सही है। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन क्रिया के माध्यम से ऊर्जा एटीपी का निर्माण करता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मानव श्वसन तंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव श्वसन तंत्र के बारे में विचार करना है। पहला है, श्वसन की प्रक्रिया से शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। श्वसन के दौरान ऑक्सीजन का उपयोग होकर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। तो जो अभी हम आपको बताएं कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है, इससे एटीपी का निर्माण होता है, जो हमें शरीर को ऊर्जा मिलती है। ये आपका सही है। श्वसन के दौरान ऑक्सीजन का उपयोग होकर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। तो श्वसन के दौरान जो आपका कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और जल पानी मिलता है। तो श्वसन के दौरान ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किया जाता है। ये भी आपका क्वेश्चन सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1 और 2 दोनों सही है। श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है, जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण होने के बाद ऊर्जा मुक्त होती है। ऑक्सीकरण के बाद ऊर्जा निकलती है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपभोग होता है, और अपशिष्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उत्सर्जन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उत्सर्जन होता है। तो ए और बी दोनों सही है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मानव उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुर्दे किडनी का मुख्य कार्य रक्त को छानकर अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में बाहर निकालना। दूसरा है नेफ्रॉन गुर्दे की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो हमारे किडनी का मुख्य कार्य होता है कि वह रक्त को छानती है और छानने के दौरान जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वह मूत्र के माध्यम से बाहर निकालती है। ये आपका सही है। नेफ्रॉन जो होता है वह हमारे किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। लाखों नेफ्रॉन पाए जाते हैं हमारे किडनी में। जो लाखों नेफ्रॉन होते हैं वो रक्त को छानकर अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करते हैं। तो ए और बी दोनों सही है। गुर्दे जो आपकी किडनी होती है रक्त को फिल्टर करके छानकर यूरिया, अमोनिया तथा अन्य नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में बाहर निकालती है। प्रत्येक गुर्दे में लाखों नेफ्रॉन पाए जाते हैं। हमारी किडनी में लाखों नेफ्रॉन पाए जाते हैं जो रक्त को छानकर उत्सर्जन की प्रक्रिया को पूरी करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मानव परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हृदय 4 कक्षों चैम्बर से बना होता है। धमनियाँ आर्टरीज रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का कार्य करती हैं। तो जो देखिए हमारा हृदय है, हमारा हार्ट है, यह 4 कक्षों से बना होता है। हृदय हमारा 4 कक्षों से मिलकर बना होता है। ऊपरी वाले को कहते हैं बायां अलिंद या लेफ्ट आर्टिकल और इधर वालों को कहते हैं दायां अलिंद या राइट आर्टिकल और नीचे वाले को कहते हैं बायां निलय या लेफ्ट वेंट्रिकल और इधर वाले को कहते हैं दायां निलय या राइट वेंट्रिकल। तो हमारा हृदय 4 कक्षों से मिलकर बना होता है। देखिए ये आपका 4 कक्षों से मिलकर बना होता है। धमनियाँ और सिरे और कैपिलरीज 3 प्रकार के वेन पाए जाते हैं। इसमें 3 प्रकार से पाई जाती हैं। तो धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन अपवाद के रूप में जो आपकी महाधमनी होती है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है और जो महाशिरा होती है उसमें शुद्ध रक्त बहता है। तो धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। जब धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है तो यह रक्त को हृदय से कहाँ लेकर शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का कार्य करती है। और शिराएं जो होती हैं उसमें अशुद्ध रक्त बहता है, वह शरीर से रक्त को लेकर हृदय में पहुँचाने का कार्य करती हैं। तो इसका जो हमारा हृदय 4 कक्षों से बना होता है ये भी सही है। धमनियाँ रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं, ये भी सही है आपका। तो ए और बी दोनों सही है। मानव हृदय 4 कक्ष, 2 अलिंद और 2 निलय, 2 अलिंद ऊपर वाले 2 अलिंद और नीचे वाले 2 निलय से मिलकर बना होता है। और धमनियों का कार्य ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़े से धमनी को छोड़कर बाकी हृदय के शरीर विभिन्न अंगों तक ले जाने का कार्य करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मानव त्वचा में उपस्थित ताप संवेदक संवेदनशील होते हैं। मानव त्वचा में उपस्थित जो ताप होते हैं वह किस तरंगदैर्ध्य पर संवेदनशील हो जाते हैं? ऑप्शन देखिए 780 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य के लिए,
600 से 780 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य के लिए, 400 से 600 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य के लिए और 400 से अधिक नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य के लिए। तो हमारा जो त्वचा है वह 700 से अधिक नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य के लिए संवेदनशील होता है। 700 से अधिक नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य के लिए संवेदनशील इसलिए होता है कि कभी कभी जब सूर्य की किरणें या सूर्य की बहुत तेज़ी से धूप या आग या हीटर से आने वाली जो गर्मी होती है वह हमारे त्वचा को महसूस होती है। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2003 में पूछा गया है। मानव आँख केवल 400 से 700 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य को देख पाती है, जिसे दृश्य प्रकाश या विजिबल लाइट कहते हैं। 700 नैनोमीटर से अधिक तरंगदैर्ध्य वाली किरणें इंफ्रारेड रेडिएशन कहलाती है। इन्हें आँख नहीं देख सकती, लेकिन त्वचा में उपस्थित ताप संवेदन थर्मोरिसेप्टर इन्हें ऊष्मा के रूप में महसूस करते हैं। यही कारण है कि सूर्य की धूप, आग, हीटर से आने वाली गर्मी त्वचा को महसूस होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारे शरीर के पृष्ठ के नीचे जो वसा होती है वह निम्नलिखित में से एक के विरुद्ध बाधा के रूप में कार्य करती है। ऑप्शन देखें, शरीर से ऊष्मा की हानि, शरीर से नमक की हानि, शरीर से आवश्यक तरल पदार्थों की हानि या वातावरण से हानिप्रद सूक्ष्म जीवों के प्रवेश। तो हमारे शरीर के पृष्ठ के नीचे जो वसा जमी रहती है वो आपका बाधा के रूप में क्यों कार्य करती है? क्योंकि शरीर से ऊष्मा की हानि होती है, इसी कारण कार्य करती है। शरीर के नीचे जो वसा सबस्टेशियस फैट होती है वह ऊष्मारोधी परत का काम करती है। इसका मुख्य कार्य शरीर को ठंड से बचाना और ऊष्मा की हानि को रोकना। यही कारण है ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जीवों में यह वसा अधिक पाई जाती है। जो ठंडे प्रदेश में रहते हैं उनमें वसा की मात्रा अधिक होती है। मोटे लोगों में वसा की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए उनको क्या होती है, ठंडी कम लगती है। और पतले लोगों में फैट की मात्रा कम होती है, इसलिए उनको ठंडी अधिक लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। मानव कलाई में यहाँ पर कुछ इस प्रकार लपडप धक धक की आवाज़ आती है। वह किस प्रकार करती है? हृदय के दुरंतर या हृदय के मंदतर उसी दर से जिस पर हमारा हृदय कार्य करता है, हृदय से स्वतंत्र होकर। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस 2004 में पूछा गया है कि मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। देखिए हमारा जो ये कलाई है, यहाँ पर अगर हम हाथ रख के थोड़ा महसूस करेंगे तो हमारा हृदय जैसे धक धक की आवाज़ करता है, या हृदय की कलाई में भी क्या होती है, धक धक की आवाज़ आती है। तो उसी दर पे कार्य करती है जिस दर पे हमारा हृदय कार्य करता है। नाड़ी वास्तव में हृदय की धड़कन से उत्पन्न दबाव तरंग है, इसलिए नाड़ी की गति हृदय की गति के बराबर होती है। जितनी बार हमारा हृदय धड़कता है उतनी ही बार नाड़ी भी स्पंदित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब मानव रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी होती है तो श्वसन दर क्या होता है? कम हो जाती है, तीव्र हो जाती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है, या परिवर्तित नहीं होती है? ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर एग्ज़ाम 2013 में पूछा गया है कि यदि हमारे शरीर में शरीर के जो रक्त बहता है उसमें ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी हो जाती है तो श्वसन दर्द कैसे काम करता है? जैसे कभी कभी होता है क्या कि हम बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं या तेज़ी से साइकिल चलाते हैं तो हम तेज़ी से सांस लेने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस टाइम जब तेज़ी से साइकिल सांस लेने लगते हैं तो
ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा चाहिए रहता है और उतना ऑक्सीजन हमें मिल नहीं पाता है, तो हमारी श्वसन दर क्या होती है, बढ़ जाती है। क्या होगा, श्वसन की गति क्या होगी, तीव्र हो जाएगी जब ऑक्सीजन में सांद्रता की कमी हो जाएगी। चलिए देखें, जब रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है तो शरीर को अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसी कारण मस्तिष्क के श्वसन नियंत्रक रिस्पायरेटरी रिसेप्टर सेंटर श्वसन की गति को बढ़ा देते हैं, यानी व्यक्ति तेजी से सांस लेने लगता है ताकि रक्त में ऑक्सीजन की पूर्ति हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है। एक गिलास पानी पीने से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है, क्योंकि पानी में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन नहीं पाए जाते, इसलिए पानी से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। तो एक गिलास पानी पीने से 0, 15, 25 और 50 कितनी ऊर्जा मिलती है या कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 0 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कैलोरी ऊर्जा की इकाई है जो हमें भोजन से मिलती है। पानी में न कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, न प्रोटीन पाए जाते हैं, न ही वसा पाए जाते हैं, इसलिए पानी पीने से शरीर में कोई ऊर्जा नहीं मिलती। यही कारण है कि आपका कितनी ऊर्जा मिलती है, 0 ऊर्जा मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि उसे कब भोजन करना रोक देना चाहिए वह पीड़ित है। देखिए यह क्या होता है कि यह आदमी ये नहीं समझ पाता कि उसे कितना भोजन करना चाहिए, वह भोजन निरंतर करता रहता है और उसको भोजन नहीं रोक पाता है। यह किससे पीड़ित है, बुलिमिया से, मधुमेह से, एनोरेक्सिया नवेसा से या अति अम्लता से। तो यह मधुमेह अग्नाशय से होता है। अग्नाशय में मधुमेह की कमी हो जाती है तो आपका डायबिटीज़ नाम का रोग हो जाता है। और अति अम्लता, जब हमारे पेट में एसिड बन जाता है तो उसे कहते हैं एंटा एसिड। तो आपका जो बुलिमिया है वह रोग किससे पीड़ित है, बुलिमिया नामक रोग से पीड़ित है। जैव विकार ईटिंग डिसऑर्डर में बुलिमिया ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को यह नियंत्रित नहीं रहता है कि उसे कब खाना बंद करना चाहिए। लगातार अधिक खाने और नियंत्रण की कमी से इस रोग से की यही विशेषता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के अंगों में से कौन एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुसंवेदनशील है। कौन सा एक हानिकारक विकिरणों में से सर्वाधिक संवेदनशील है, आँख है, हृदय है, मस्तिष्क है और फेफड़ा है। तो हानिकारक विकिरण सबसे पहले आपके आँखों में पड़ती है, तो सबसे ज़्यादा संवेदनशील आपका क्या है, हमारी आँखें हैं। बाकी हृदय, मस्तिष्क, फेफड़ा ये अंदर पाए जाते हैं, यह हानिकारक विकिरणों को ज़्यादा प्रभावित नहीं करते। सबसे अधिक इस ऑप्शन में करेगा कौन, आँख हमारी करेगी। चलिए, मानव शरीर के विभिन्न अंगों में से आँख जो है वह हानिकारक विकिरणों, विशेषकर पराबैंगनी किरणों, जो आपकी पराबैंगनी किरणें निकलती हैं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती है। विकिरण के सीधे प्रभाव से आँख की रेटिना, जो हमारे आँख में रेटिना पाई जाती है, और कार्निया जो आपका पाया जाता है, जिससे जब से अधिक प्रवाहित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों से सबसे कम दुष्प्रभाव अंग है। देखिए, जो विकिरण होती है उसमें सबसे कम दुष्प्रभाव अंग कौन सा है, आंत है, हृदय है, मस्तिष्क है या फेफड़ा है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री 1999 में पूछा गया है कि सबसे कम कौन सा प्रभावित होता है। तो सबसे कम हमारा
सबसे कम हमारा कौन प्रभावित होगा? मस्तिष्क प्रभावित होगा, क्योंकि शरीर के सभी अंग में किसी न किसी हद तक विकिरणों से प्रभावित होते हैं, लेकिन मस्तिष्क हमारा जो ब्रेन है वह सबसे अधिक संवेदनशील होता है और मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाएं जो नर्वस सेल होती हैं वह विकिरणों को जल्दी क्षतिग्रस्त कर देती हैं और इनकी पुनर्निर्माण क्षमता बहुत कम होती है। इसलिए मस्तिष्क हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुरक्षित माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आँख के रेटिना की तुलना कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से की जाती है? आँख में हमारी जो रेटिना है जहाँ प्रतिबिंब बनता है उसकी तुलना कैमरे के किस भाग से की जाती है? फिल्म से, लेंस से, शटर से या आवरण से? ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2011 में पूछा गया है कि जो हमारे आँख में रेटिना है उसकी तुलना कैमरे के किस भाग से की जाती है? तो कैमरे के फिल्म भाग से की जाती है। हमारे आँख की रेटिना की तुलना कैमरे में तस्वीर रिकॉर्ड करने का कार्य कौन करता है? फिल्म करता है, और मनुष्य की आँख में यही कार्य रेटिना करता है। आँख का रेटिना प्रकाश को ग्रहण कर उसे नर्व इम्पल्स में बदलकर मस्तिष्क तक पहुँचाने का कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग। मस्तिष्क और मेरुरज्जु जो हमारा स्पाइनल कार्ड होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, इस पर एक झिल्ली चढ़ी रहती है जिसमें सूजन आ जाती है। यह झिल्ली क्या होती है? जब फूल जाती है तो वह किस रोग से प्रभावित होता है? ल्यूकीमिया से प्रभावित होता है, पैरालिसिस से प्रभावित होता है, या स्क्लेरोसिस से प्रभावित होता है, या मेनिंजाइटिस से प्रभावित होता है? तो ल्यूकीमिया एक प्रकार का रोग है, यह निरंतर ब्लड बहता रहता है। पैरालिसिस एक प्रकार के वायरस डिजीज़ है। तो यह जो मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर जो चढ़ी झिल्ली होती है इसमें सूजन आना मेनिंजाइटिस से प्रभावित नाम का रोग हो जाता है। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कार्ड को ढकने वाली झिल्लियाँ मेनिंजेस है कहलाती है। इसमें जब सूजन आ जाती है तो यह आपके मेनिंजाइटिस कहते हैं। यह प्रायः जीवाणु या विषाणु संक्रमण के कारण होती है। या किसके कारण होती है? जीवाणु और विषाणु के संक्रमण के कारण होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा जैव रासायनिक रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? कौन सा ऐसा जैव रासायनिक रूपांतरण है जिससे अधिक ऊर्जा मिलती है? देखिए, जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की प्रक्रिया होती है, इसमें एटीपी जो आपका है वह टूटकर एडीपी का निर्माण करती है। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और जब यह टूटती है तो एडीपी मीन्स एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बनाती है। तो इससे क्या होता है? जब आपका एटीपी एडीपी में परिवर्तित हो जाता है तो अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है। एडीपी एएमपी, एटीपी एडीपी, एडीपी एटीपी, एएमपी एडीपी। तो एडिनोसिन किस में टूट जाता है? एडीपी में टूट जाता है। इससे हमें अधिक ऊर्जा मिलती है। शरीर की ऊर्जा का मुख्य स्रोत एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और जब एटीपी टूटकर एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में बनता है तो इसमें से उच्च मात्रा में ऊर्जा निकलती है। यही ऊर्जा शरीर के सभी क्रियाओं में प्रयुक्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कौन सा ऐसा लवण है जो हमारे शरीर के बोन्स में, हड्डियों में अधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन देखें, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो हमारे हड्डियों में पाए जाने वाले जो हड्डियां होती हैं उसमें
वह किसकी बनी होती है? कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। ये आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कैल्शियम फास्फेट। मानव हड्डियों का मुख्य घटक कैल्शियम फास्फेट है। यह हड्डियों को कठोरता और मजबूती प्रदान करता है। हड्डियों का लगभग 65 से 70 भाग खनिज लवणों से बना होता है, जिसमें सबसे अधिक कैल्शियम फास्फेट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संचित नहीं रहता? ऑप्शन देखिए, ग्लाइकोजन, अमीनो अम्ल, वसा, टोकोफेरॉल। तो ग्लाइकोजन यकृत में संचित रहता है, यकृत में ग्लाइकोजन संचित रहता है। वसा आपका फैट है। यह किसमें? यह एडिपोज ऊतक में संचित रहता है। टोकोफेरॉल आपका विटामिन ई है, ये भी आपका हमारे शरीर में संचित रहती है। लेकिन अमीनो अम्ल यह प्रोटीन का संश्लेषण करके अमीनो अम्ल बनाती है, यह हमारे शरीर में संचित नहीं रहती। चलिए देखिए, मानव शरीर में ग्लाइकोजन यकृत और मांसपेशियों में संचित रहता है। वसा आपका एडिपोज टिश्यू में संचित रहता है तथा टोकोफेरॉल जो आपका है वह विटामिन ई है, ई संग्रहित हो जाते हैं। लेकिन अमीनो अम्ल शरीर में संग्रहित नहीं होते, ये तुरंत प्रोटीन संश्लेषण या ऊर्जा उत्पादन में प्रयोग होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बीएमडी परीक्षण किया जाता है। बीएमडी परीक्षण बोन मिनरल डेंसिटी इसमें किसमें किया जाता है? गठिया हेतु में, अस्थि क्षयता रोग में हेतु में, या अस्थि मोलिशिया हेतु में, या इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस 2014 में पूछा गया है कि जो बीएमडी परीक्षण किया जाता है वह किसमें किया जाता है? या हमारी जो हड्डियां होती हैं यह भुरभुरी हो जाती हैं और कमज़ोर हो जाती हैं, तो इसका ऑस्टियोपोरोसिस किया जाता है। किसमें किया जाता है? अस्थि क्षयता हेतु में बीएमडी परीक्षण किया जाता है। देखिए, बीएमडी बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट हड्डियों की घनत्व डेंसिटी जांचने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग मुख्यतः ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान के लिए होती है। ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियां जो है वह भुरभुरी या कमज़ोर हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग आर्थराइटिस निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है? ऑप्शन देखिए, यूरिया के, यूरिक अम्ल के, एल्ब्यूमिन के, या कोलेस्ट्रॉल के। तो शरीर में जो विभिन्न प्रकार के गांठों में गठिया रोग हो जाता है वह किसके जमाव से होता है? वह आपका यूरिक अम्ल के जमाव से होता है। यूरिक अम्ल के जमाव से गठिया रोग हो जाता है। यह विभिन्न प्रकार के जोड़ों में होता है और यूरिक अम्ल जो आपका होता है वह क्रिस्टल के रूप में जम जाता है। देखिए, गठिया विशेषकर गाउट रोग में जोड़ों में यूरिक अम्ल क्रिस्टल जमा हो जाते हैं। इससे तीव्र दर्द, सूजन और अकड़न होती है। यूरिक अम्ल का स्तर रक्त में बढ़ जाने से यह रोग उत्पन्न होता है। जब हमारे ब्लड में यूरिक अम्ल की मात्रा अधिकता हो जाती है तो गठिया रोग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? लंबे समय से जो उपवास रहते हैं तो हमारे शरीर के किस अंग पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है? हृदय पर पड़ता है, आंत पर पड़ता है, फेफड़े पर पड़ता है, या गुर्दे पर पड़ता है? ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2013 में पूछा गया है कि लंबे समय पर जब हम उपवास रखते हैं तो हमारा अंग कौन सा अधिक प्रभावित होता है? तो हमारी जो गुदा या किडनी होती है यह बहुत अधिक प्रभावित होती है, क्योंकि जब छोटी आंत में भोजन का अवशोषण पाचन हो जाता है तो ब्लड के माध्यम से यह फेफड़े में भेजने का कार्य करता है और फेफड़े में रक्त को फेफड़े के द्वारा जब हमारे किडनी में पहुंचती है तो यह रक्त को छान कर
अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करती है और जब इसे भोजन नहीं मिलेगा तो यह अपशिष्ट पदार्थों को छानने का कार्य नहीं कर पाएगी। तो सबसे अधिक प्रवाहित हमारा गुर्दा या किडनी होता है। लंबे समय तक उपवास रखने से शरीर में ऊर्जा का स्तर घट जाता है और शरीर ऊर्जा की पूर्ति के लिए प्रोटीन व अन्य पदार्थों का उपयोग करने लगता है। इस प्रक्रिया से विषैले अपशिष्ट जैसे कीटोन बॉडीज यूरिया अधिक बनने लगती है, जिसका उत्सर्जन मुख्यतः गुर्दे करते हैं। इसीलिए गुर्दे पर सबसे अधिक दबाव पड़ता है और उपवास का प्रमुख प्रभाव इन्हीं पर देखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह स्तर कम करता है HDL का, LDL का या ट्राइग्लिसराइड का या इंसुलिन का। ये क्वेश्चन UPPCS 2013 में पूछा गया है कि हमारा जो स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा जो हानिकारक समझा जाता है यह स्तर किसके कारण कम होता है। तो चलिए देखिए, हाई डेंसिटी लेवल के कारण होता है। चलिए देखिए, मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह स्तर किसको कम करता है, हाई डेंसिटी लेवल या हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन के स्तर को कम करता है। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है क्योंकि यह धमनियों में जमा कोलेस्ट्रॉल को यकृत तक ले जाकर साफ करता है और ट्रांस फैट हाई लेवल लिपोप्रोटीन को घटाता है और लो लेवल लिपोप्रोटीन को बढ़ाता है। इसी कारण यह हृदय रोग, मोटापा और मधुमेह जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ा देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मानव तंत्र में प्रतिऑक्सी कारकों का कार्य क्या है। ऑप्शन देखिए, यह विटामिन संश्लेषण को बढ़ाते हैं, यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के अत्यधिक ऑक्सीकरण को रोकते हैं, यह मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिकाओं को बचाते हैं, यह काल प्रभावन प्रक्रिया का धीमा कर देने वाले जीन्स को सक्रिय बनाते हैं। ये आपका UPPCS 2012 में पूछा गया है कि मानव तंत्र के एंटीऑक्सीडेंट कारकों का कार्य क्या होता है। तो यह विटामिन संश्लेषण को बढ़ाते हैं, ये इनका कार्य नहीं होता है। यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के अत्यधिक ऑक्सीकरण को रोकते हैं, ये भी आपका एंटीऑक्सीडेंट का कार्य नहीं है। यह मुक्त मूल को फ्री रेडिकल के प्रभाव से कोशिकाओं को बचाते हैं, यही आपका एंटीऑक्सीडेंट का कार्य होता है। चलिए देखें, प्रतिऑक्सीकरण एंटीऑक्सीडेंट ऐसे यौगिक होते हैं जो शरीर में उत्पन्न होने वाले मुक्त मूलक फ्री रेडिकल को निष्क्रिय करते हैं। मुक्त मूलक कोशिकाओं को क्षति पहुंचाकर समय से पहले बुढ़ापा आ जाना, कैंसर, हृदय रोग जैसी समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट जैसे विटामिन A, C, E, बीटा कैरोटीन, सेलेनियम आदि इन्हीं हानिकारक प्रभावों से कोशिकाओं को बचाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है। हमारी हड्डियां और दंत के निर्माण में कौन से ऐसे तत्व पाए जाते हैं। सोडियम और पोटेशियम, लोहा और कैल्शियम, सोडियम और कैल्शियम, कैल्शियम और फास्फोरस। तो सबसे अधिक हमारे हड्डी और दांतों के निर्माण में जो तत्व पाए जाते हैं वो आपके कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए कैल्शियम और फास्फोरस मुख्य खनिज हैं। इनकी कमी से हड्डियां कमज़ोर और दांत अस्वस्थ हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में जन्म प्रत्येक 200 शिशुओं में से
एक अतिसार से मर जाते हैं जिसका कारण है। देखिए, अतिसार से मर जाते हैं, अतिसार मीन्स होता है क्या? दस्त। दस्त आना, जो आपका उल्टी आना होता है, वह भारत में 200 शिशुओं में से 1 शिशुओं में पाया जाता है और जिसकी मृत्यु हो जाती है। इसका कारण आपका जीवाणु है, रोटा वायरस है, अमीबा है या कवक है। यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2010 में पूछा गया है। तो यह दस्त का आना रोटा वायरस, इसका मुख्य कारण क्या है? रोटा वायरस है। बच्चों में अतिसार दस्त का प्रमुख कारण रोटा वायरस है। यह संक्रमण डिहाइड्रेशन उत्पन्न करता है। डिहाइड्रेशन मीन्स पानी की कमी हो जाना, जिससे मृत्यु का खतरा क्या होता है? बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एल्कोहल के निर्वीषण के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में कौन उत्तरदायी होता है? यदि आप अधिक मात्रा में एल्कोहल की सेवन करते हैं तो हमारे शरीर का कौन सा ऐसा अंग है जो सबसे अधिक प्रभावित होता है? यकृत होता है, फुफ्फुस होता है, हृदय होता है या वृक्क होता है? ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2010 में पूछा गया है। तो अधिक एल्कोहल के लेने से हमारा जो यकृत है, सबसे ज़्यादा हमारा लीवर प्रभावित होता है। एल्कोहल या अन्य हानिकारक पदार्थों का निर्वीषण डिऑक्सीफिकेशन यकृत लीवर में होता है। लीवर एंजाइम की सहायता से इन्हें तोड़कर कम हानिकारक के रूप में परावर्तित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। देखिए, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात जो शुक्राणु होते हैं, जो आपका निषेचन के पश्चात मादा के जो फैलोपियन ट्यूब में शुक्राणु होते हैं, वह शुक्राणु कितने दिन तक अपनी क्षमता को सुरक्षित रखते हैं? लगभग 1 से 2 दिन या 24 घंटे से 48 घंटे तक वह शुक्राणु वह अपनी क्षमता को सुरक्षित रखते हैं। 2 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, 90 मिनट के लिए या 1 से 2 दिन के लिए। तो 1 से 2 दिन, 24 से 48 घंटे के लिए उनका शुक्राणु जो है वह आपका सुरक्षित रहता है। महिला प्रजनन तंत्र में मानव शुक्राणु लगभग 24 से 48 घंटे तक जीवित रहते हैं और अंडाणु से निषेचन करने की क्षमता को बनाए रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब शरीर में निर्जलीकरण होता है तो पदार्थ जो सामान्य रूप से शरीर से लुप्त हो जाता है वह है निर्जलीकरण। मतलब होता है शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाना, पानी की कमी हो जाना। तो उसमें शुगर, कैल्शियम फास्फेट, सोडियम कार्बोनेट या पोटेशियम क्लोराइड। तो हमारे जो शरीर में निर्जलीकरण की स्थिति में जो पानी के साथ सोडियम क्लोराइड, हमारा नमक पानी के साथ जो मिला रहता है, उसकी मात्रा, अधिक मात्रा क्या होती है, हमारे शरीर से निकल जाती है। तो सामान्य रूप से शरीर लुप्त हो जाता है किसका? सोडियम क्लोराइड का। निर्जलीकरण आपका क्या होता है? जो नमक का लवण होते हैं वह अत्यधिक मात्रा में शरीर से बाहर निकल जाते हैं और उसकी कमी हो जाती है। इसीलिए जब कभी कभी बहुत ज़्यादा दस्त होने लगते हैं तो हम लोग ORS का घोल लेते हैं और ORS के घोल में चीनी और पानी और नमक की घोल पाई जाती है। देखिए, निर्जलीकरण की स्थिति में पानी के साथ सोडियम क्लोराइड, नमक भी अत्यधिक मात्रा में निकल जाता है। इसी कारण ORS नमक चीनी का घोल दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती है? हमारे पूरे शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां हमारे जबड़े की मांसपेशियां होती हैं, जो आपका इनेमल कहा जाता है। तो कहाँ होती है? जबड़े में होती है, जांघ में, गर्दन में या हाथों में। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2009 में पूछा गया है कि सबसे मजबूत मांसपेशियां या सबसे मजबूत मसल्स कहाँ पाई जाती हैं।
जबड़े की मांसपेशियाँ, जबड़े में मांसपेशियाँ होती हैं, यह आपकी सबसे अधिक शक्तिशाली मानी जाती हैं क्योंकि यह भोजन को चबाने और पीसने का कार्य लगातार करती रहती हैं और इस कारण अत्यधिक दबाव बनाने में यह क्या होती हैं, सक्षम होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ पाई जाती हैं? यही क्वेश्चन था, जबड़े में पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेसमेकर निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? पेसमेकर जो हमारे हृदय में पाया जाता है वह अन्य किस नाम से पाया जाता है? एसए नोड, एवी नोड, हिसाब पोटली या कार्डियोटेंटाइल। तो पेसमेकर जो हमारे हृदय के धड़कन को नियंत्रित करती है उसे एसए नोड या सीनो आर्ट्रियल नोड भी कहते हैं। ये आपके हमारे हृदय के धड़कन को नियंत्रित या कंट्रोल करने का कार्य करती है। चलिए देखिए, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाली प्राकृतिक पेसमेकर सीनो आर्ट्रियल एसए नोड होता है। यह हृदय की धड़कन की गति को नियंत्रित करती है और विद्युत आवेग उत्पन्न करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है लगभग? मनुष्य के शरीर में जल कितना % पाया जाता है? 10%, 30%, 65% और 75%। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस 2007 में पूछा गया है कि हमारे शरीर में पानी कितना % पाया जाता है। तो हमारे शरीर में पानी लगभग 65% पाया जाता है और यह शरीर में मेटाबॉलिज्म को बनाए रखती है। चलिए देखिए, मानव शरीर का लगभग 65% भाग जल से बना होता है। यह जल सभी उपापचय प्रक्रियाओं, रासायनिक अभिक्रियाओं और शरीर में पोषण परिवहन का मुख्य कार्य करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अबिंदुकता एक बीमारी है। अबिंदुकता एक बीमारी है, वह किसमें होती है? कानों में होती है, आँखों में होती है, नाक में होती है या गले में होती है? ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2004 में पूछा गया है कि अबिंदुकता या एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है। यह हमारी आँखों की एक बीमारी है जो कार्निया या लेंस जो होता है उसको प्रभावित करती है। अबिंदुकता एस्टिग्मेटिज्म आँखों की एक समस्या है जिसमें कार्निया या लेंस की सतह असमान हो जाती है। इसके कारण वस्तुएं क्या होती है? धुंधली दिखाई देती है और टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में कितना लीटर पेशाब करता है? 1.5 लीटर, 3 लीटर, 6 लीटर और 9 लीटर। तो स्वस्थ मनुष्य एक दिन में लगभग 1.5 लीटर बाथरूम करता है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2004 में पूछा गया है कि स्वस्थ मनुष्य व्यक्ति प्रतिदिन औसतन लगभग 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है। यह मात्रा शरीर में तरल पदार्थ के सेवन, पसीने की मात्रा या वातावरण के अनुसार थोड़ी बदल भी सकती है या थोड़ा कम और ज़्यादा भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे शरीर में अम्लीयता और क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखते हैं वह होते हैं। तो हमारे शरीर का जो पीएच संतुलन, एसिड बेस संतुलन बनाए रखता है वह कौन सा तत्व होता है? फास्फोरस होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है या कैल्शियम होता है? तो वह तत्व आपका फास्फोरस होता है जो हमारे शरीर में एसिड बेस संतुलन को बनाए रखता है।
तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शरीर का पीएच संतुलन, एसिड बेस बैलेंस बनाए रखने कुछ खनिज आयन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें विशेषकर फास्फेट आयन बफर की तरह कार्य करता है जो रक्त व अन्य द्रवों की अम्लता और क्षारता को नियंत्रित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पेशी थकान के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी होता है? यूरिक अम्ल, पायरुविक अम्ल, बेंजोइक अम्ल या लैक्टिक अम्ल। तो हमारी पेशियों में जब अधिकतर थकान हो जाती है तो इसमें कौन जिम्मेदार होता है? यह होता क्या है कि जब हमारी पेशियां अधिक मात्रा में कार्य करने लगती हैं तो हमें थकान सी महसूस होती है। इसमें आपका पायरुविक अम्ल या लैक्टिक अम्ल जो बनता है वही जमा हो जाता है हमारे शरीर में, लैक्टिक अम्ल, जिससे हमारी पेशियां थकान की तरह महसूस करती हैं। मांसपेशियों में अधिक कार्य करने पर ऊर्जा की कमी से ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है जिसे लैक्टिक अम्ल बनता है। यही अम्ल पेशियों में जमा हो जाता है और थकान महसूस होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्यास व परितृप्ति के केंद्र मानव मस्तिष्क में निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित होते हैं? प्यास लगना, भूख लगना, शरीर का ताप नियंत्रण करना, यह हमारे मस्तिष्क के कौन सा भाग करता है? अग्र मस्तिष्क में, हाइपोथैलेमस में, मेडुला में या ऑप्टिक लोब में? तो प्यास लगना, भूख लगना, शरीर का ताप नियंत्रण करना, ये सब हमारे हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के भाग के द्वारा होता है। मेडुला ऑब्लांगेटा या श्वसन केंद्र को नियंत्रित करता है। तो हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का वह भाग है जो भूख, प्यास, शरीर के तापमान, नींद और कई स्वायत्त क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसे प्यास और प्रतितृप्ति का केंद्र मौजूद रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हृदय कब आराम करता है? हृदय हमारा कब आराम करता है? कभी नहीं, सोते समय, दो धड़कनों के बीच या यौगिक क्रिया करते समय। ये क्वेश्चन यूपी लोअर प्री 2004 में पूछा गया है कि हृदय हमारा कब आराम करता है। सभी लोग कहते हैं हृदय जो है वह निरंतर गति करता रहता है और हृदय जब आराम करना स्टार्ट कर दे तो हमारी सांसें रुक जाती है, लेकिन हृदय भी कुछ आराम करता है। जैसे दो धड़कनों के बीच जब एक धड़कन और दूसरी धड़कनों के बीच जो लप-डप की आवाज़ आती है, हृदय उसी टाइम आराम करता है। तो दो धड़कनों के बीच ही हृदय क्या करता है? आराम करता है। हृदय की धड़कन एक चक्र में होती है जिसमें सिस्टोल मतलब आपका होता है संकुचन करना, और डायस्टोल मतलब फैलाव करना। यह जब शामिल होते हैं तो प्रत्येक धड़कन के बीच हृदय कुछ समय के लिए आराम करता है। एक सिस्टोल और एक डायस्टोल के बीच की जो समय होती है हृदय तभी आराम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मानव शरीर का तापक्रम जाड़ों में घट जाता है, गर्मियों में बढ़ जाता है, ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है, जाड़ों में बढ़ जाता है। तो मानव शरीर का जो हमारा तापमान है वह 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये आपका हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। यह ना ही जाड़ों में घटता है ना ही गर्मियों में बढ़ता है, यह आपका एक समान रहता है। तो ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है। इसीलिए हम लोग क्या होते हैं? समतापी होते हैं जो समान ताप को नियंत्रित करते हैं। देखिए मानव शरीर का तापक्रम सामान्यतः 37 डिग्री सेंटीग्रेड स्थिर रहता है। यह मौसम के अनुसार बहुत अधिक नहीं बदलता क्योंकि शरीर में होमियोस्टेसिस की प्रक्रिया जैसे पसीना आना या कपकपी तापमान को नियंत्रित करती है। गर्मियों में जब खूब गर्मी पड़ती है तो शरीर से पसीना आता है, और ठंडियों में जब खूब ठंडी पड़ती है तो हमारे शरीर में कपकपी आ जाती है।
यह क्या करता है, हमारे ताप को नियंत्रित करता है, इसीलिए ना जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैविक सेमेन क्या है? जैविक सेमेन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक पैर है, पेस मेकर है, कृत्रिम हृदय है या कृत्रिम आँख है? ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2007 में पूछा गया है कि जैविक सेमेन क्या है। जैविक सेमेन एक प्रकार का कृत्रिम हृदय आर्टिफिशियल हार्ट होता है। देखिए, जैविक सेमेन विश्व का पहला सफल कृत्रिम हृदय आर्टिफिशियल हार्ट है। इसे 1982 में डॉक्टर रॉबर्ट जैविक द्वारा, किसके द्वारा? डॉक्टर रॉबर्ट जैविक द्वारा विकसित किया गया। इसका उपयोग अस्थायी रूप से हृदय प्रत्यारोपण या हार्ट ट्रांसप्लांट तक रोगी को जीवित रखने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेसर बीम का उपयोग होता है। लेसर बीम का उपयोग कहाँ होता है? कैंसर चिकित्सा में, हृदय के चिकित्सा में, आँख के चिकित्सा में या गुर्दे के चिकित्सा में। तो लेसर आपका बीम होता है, यह इसमें किसका उपयोग किया जाता है? यह आँख के चिकित्सा में लेसर बीम का उपयोग किया जाता है। लेसर बीम का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग नेत्र चिकित्सक या आई ट्रीटमेंट में होता है। रेटिना की समस्या, मोतियाबिंद ऑपरेशन और दृष्टि सुधार में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मानव शरीर में यूरिया संश्लेषित होता है। मनुष्य के शरीर में यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? यकृत में होता है, वृक्क में होता है, मूत्राशय में होता है या प्लीहा में होता है? ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2015 में पूछा गया है कि यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है। तो यूरिया का संश्लेषण यकृत यानी लीवर में होता है। देखिए, यूरिया का निर्माण यकृत में यूरिया चक्र या यूरिया साइकिल, इसे आर्निथिन साइकिल भी कहते हैं, के द्वारा किया जाता है। बाद में इसे रक्त द्वारा किडनी तक पहुंचाया जाता है और मूत्र के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव दंत केवल अस्थायी दंत विन्यास में प्रकट होता है? कृंतक है, अग्रचवर्णक है, रदनक है या कृंतक है, चवर्णक है, रदनक है या अग्रचवर्णक है? अग्रचवर्णक है। तो कौन सा ऐसा दांत है जो केवल अस्थायी रूप से पाया जाता है? देखिए, दांत दो प्रकार से होते हैं, एक अस्थायी दांत होती है, एक आपका अस्थायी दांत होता है। जो अस्थायी दांत होती है वह 12 होती है और जो अस्थायी दांत होता है वह 20 होता है। इसे मिल्क टीथ या अस्थायी दांत भी कहते हैं। यह जब बच्चा लगभग 6 महीने का होता है तो अस्थायी दांतों की संख्या 20 आपकी जो होती है वह धीरे धीरे निकलना स्टार्ट हो जाती है और फिर आपका जो अस्थायी दांत 20 होता है वह टूटकर पुनः अस्थायी दांत बनाता है। तो किसमें जो आपके अस्थायी दांत होते हैं वह नहीं पाए जाते हैं। देखिए, जो हमारा दांत है वह 4 प्रकार का होता है, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। इंसीजर, कृंतक, कैनाइन, रदनक, अग्रचवर्णक, प्रीमोलर और आपके होते हैं मोलर। इसको क्या कहते हैं? इसको कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक कहते हैं। तो आपका होता है 2, 3, 2, 1, 2, 3 बटे 2, 1, 2, 3 गुणे 2। पूरे हमारे
दांत कितने होते हैं? 32 दांत होते हैं, जिसमें से आपका जो अस्थाई दांत होते हैं, बच्चों के जो दांत होते हैं वो आपका होता है 2102/2102। तो बच्चों में अस्थाई दांत प्रकट नहीं होते हैं। ये आपका कौन सा नहीं होता है? प्रीमोलर जो चवर्णक होते हैं वह दांत पाए जाते हैं। ये बच्चों में अस्थाई दांत या मिल्क दांत में नहीं होते हैं। डी ऑप्शन आपका क्या होगा? सही हो जाएगा, क्योंकि अग्र चवर्णक दांत जो होते हैं वह बच्चों में नहीं पाए जाते हैं, वह केवल अस्थाई दांत के रूप में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसकी पूर्ण अनुपस्थिति से अवर्णता या एल्बिनिज्म की अभिलक्षणता होती है? ऑप्शन देखिए, मेलानिन, एल्ब्यूमिन, कोलेस्ट्रॉल और बिलिरुबिन किसकी पूर्ण अनुपस्थिति से जो अवर्णता, विभिन्न प्रकार के रंग जैसी जो बीमारियां होती हैं वह होती हैं मेलानिन की आनुवंशिक बीमारी। यह मेलानिन क्या है? एक प्रकार की आनुवंशिकी विकार है, जिसमें शरीर में जो पिगमेंट होते हैं वह मेलानिन का निर्माण नहीं करते, जिसके कारण त्वचा, बाल व आँखों का रंग हल्का या सफ़ेद हो जाता है। यह मेलानिन की अनुपस्थिति के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि थाइमस है, यकृत है, थायराइड है या पैंक्रियाज है? तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। यह हमारे शरीर का लगभग 1.2 से 1.5 किलोग्राम तक पाई जाती है, और यह क्या करती है? पित्त रस का निर्माण करती है, पित्त रस को संश्लेषित करती है, और संश्लेषित करने के बाद पित्त रस को पित्ताशय में भेजने का कार्य करती है, जो वसा के पाचन में सहायक होता है। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। इसका भार लगभग 1.2 से 1.5 किलोग्राम तक होता है। यह पित्त रस का निर्माण करती है, वसा पाचन में मदद करती है तथा शरीर में ग्लाइकोजन को संग्रहित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी आवश्यकता शरीर के अस्थि के निर्माण के लिए नहीं होती है? हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं तो किसके निर्माण के लिए नहीं होती है? कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन सोडियम। तो शरीर की जो हमारी हड्डियां हैं वह कैल्शियम भी पाई जाती है, उसमें फास्फोरस भी पाई जाती है और विटामिन डी भी पाया जाता है, लेकिन उसमें सोडियम नहीं पाया जाता। तो पूछा है निर्माण के लिए नहीं होती हैं। कौन सा नहीं होती हैं? सोडियम नहीं होती हैं। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2016 में पूछा गया है। हड्डियों की मजबूती व निर्माण के लिए कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी, कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी की आवश्यकता होती है। कैल्शियम और फास्फोरस अस्थि उदक का प्रमुख भाग है तथा विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में मदद करती है, लेकिन सोडियम अस्थि के निर्माण में कोई भूमिका नहीं निभाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मानव शरीर में नस आवेग के संचारण हेतु निम्नलिखित में से किन दो खनिजों का उपयोग किया जाता है? जो हमारा नस है, जो पल्सेस चलती है, इसमें विभिन्न प्रकार के खनिजों का उपयोग किया जाता है। देखिए, सल्फर और सोडियम का, पोटेशियम और आयोडीन का, आयरन और फास्फोरस का या सोडियम और पोटेशियम का। तो नस आवेग के संचालन के लिए सोडियम और पोटेशियम जो हमारा शरीर में है, जो हमारे नस आवेग को संचालन के लिए किया जाता है, उसमें सोडियम और पोटेशियम पंप द्वारा कार्य करती है, जिसमें सोडियम पे एक
पॉजिटिव चार्ज और पोटेशियम पे एक पॉजिटिव चार्ज होती है। यह आयनों की झिल्ली के आर पार क्या करती है, आवागमन करने का कार्य करती है और विद्युत आवेग उत्पन्न होकर संदेश भेजने के लिए भी संचार का कार्य करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है। कथन है सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है और कारण है तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है। तो सोते समय जो आपकी तीव्र प्रकाश जब तेज़ी से लाइट पड़ती है तो यह अवांछनीय होता है, यह आपका क्या है, सही है। लेकिन जो तीव्र प्रकाश में शरीर में जो मेलाटिन हमारे त्वचा के रंगों को प्रभावित करती है, यह मेलाटोनिन का उत्पादन यह क्या होता है, अधिक होता है। नहीं, यह क्या होता है, यह अंधेरे के प्रकाश के लिए अधिक होता है। तो कारण आपका गलत है, कथन सही है और कारण आपका क्या है, असत्य है। कथन सत्य है किंतु कारण असत्य है। देखिए मेलाटोनिन आपका उत्पादन अंधेरे में अधिक होता है तथा तेज प्रकाश में कम होता है। यही कारण है कि सोते समय जब तेज प्रकाश आती है तो अवांछनीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है। मानव शरीर में कौन सा तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है? लोहा, सोडियम, फास्फोरस और कैल्शियम। देखिए हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में तत्व आपका कैल्शियम पाया जाता है। यह हड्डियों के निर्माण के लिए या दांतों में पाई जाती है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। यह हड्डियों और दांतों में लगभग 99% मौजूद रहता है तथा शेष 1% रक्त और अन्य ऊतकों में पाया जाता है। यह स्नायु संवहन, मांसपेशियों के संकुचन और रक्त के थक्के जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। EEG से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है। EEG आपका इलेक्ट्रोएन्सेफलाइग्राफी कहा जाता है। इसे कौन सा अंग कार्य प्रणाली प्रकट की जाती है? हृदय, मस्तिष्क, कान या यकृत। तो आपका EEG होता है, इससे मस्तिष्क की गतिविधियों की कार्य प्रणाली की जाती है। देखिए EEG इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी एक तकनीक है जिससे मस्तिष्क की विद्युत गतिविधियां को मापा जाता है। इसे मस्तिष्क की कार्य प्रणाली का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। घरेलू धूल में वह क्या है जो दमा पीड़ितों को परेशान करता है? घरेलू धूल में क्या पाया जाता है जिससे दमा से पीड़ित होते हैं उनको ज़्यादा नुकसानदेह होता है? रसायन जो धूल में विद्यमान है, धूल में कार्बनिक कण है, धूल बक्सी या धूल में नमी। तो घरेलू धूल में आपके धूल में कार्बनिक कण पाए जाते हैं जो दमा जैसे रोगियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। दमा पीड़ितों को धूल में मौजूद छोटे छोटे परजीवी जैसे डस्ट माइट और उनकी बीट से एलर्जी होती है। धूल बक्सी इसका प्रमुख कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। घरेलू धूल में वह क्या है जो दमा पीड़ितों को परेशान करता है? रसायन जो धूल में विद्यमान होते हैं, धूल में कार्बनिक कण, धूल बक्सी या धूल में नमी। तो घरेलू जो आपके ईंधन होते हैं जो दमा पीड़ितों को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं वह होता है क्या? धूल बक्सी। सी ऑप्शन आपका सही है। दमा पीड़ितों में धूल में मौजूद छोटे छोटे परजीवी जैसे डस्ट माइट और उनकी बीट से एलर्जी होती है। तो इसका प्रमुख कारण क्या है? धूल बक्सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ
का लगभग 80% पदार्थ है। अधिकांश प्राणियों में सबसे अधिक लगभग 80% क्या पाया जाता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और खनिज। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 1994 में पूछा गया है। तो सबसे अधिक जीवित पदार्थों में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है, लगभग 80% आपकी प्रोटीन पाई जाती है। जीवों के शरीर में पाए जाने वाले जीवित पदार्थ में 80% प्रोटीन होता है। यह कोशिकाओं के निर्माण और कार्य के लिए आवश्यक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 100 से 50, 120, 80, 150, 100 या 80, 100। तो आपका